सर्वेभ्यः नमो नमः। एक बार जवाब तो दे दो। तो सभी बच्चों को नमस्कार। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो आज का टॉपिक है इसको मैं वीडियो भी आप सभी को पता है मैं बना रहा हूँ ताकि ये और लोगों के भी काम आए। ये आपकी छठी क्लास से लेकर के उसके बाद आप BA MA जहाँ तक भी जाते हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, बेटा आगे जिस भी क्लास में आप जाओगे हर क्लास में आपकी काम आएगा। और वैसे तो मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके संधि के डाले हुए हैं और ये संधि का ही पार्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक है मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि होती क्या है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आज का हमारा टॉपिक है। और विसर्ग संधि में होता क्या है, 2 हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा और उम्मीद करता हूं ऐसी कोई बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं रहेगी जो आपको कभी ना आए। आज की जो वीडियो है ये या आज का जो टॉपिक है ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। और मैं उम्मीद एक काम ज़रूर कर लें आप सभी बच्चे इसका साथ के साथ अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो नोट्स बना करके रखें, साथ के साथ आप नोट कर लें। तैयार हैं? ओके। आप सभी इस बार 10वीं कक्षा के पेपर देंगे और 10वीं कक्षा में आप सभी को पता है ये संस्कृत में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है विसर्ग संधि। पहली बात तो ये है कि विसर्ग संधि कहते किसको हैं। इसकी अगर आप परिभाषा की बात करें, मतलब विसर्ग संधि होती क्या है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ज़्यादातर बच्चों को पता है। क्या बता सकता है कोई? यस, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार, जो बदलाव, जो परिवर्तन होता है उसको आप विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए। अब स्वर क्या होते हैं आप सभी को पता है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं। ये आए फिर या व्यंजन आए, मतलब विसर्ग आपका ये है, 2 ऊपर नीचे 2 बिंदियां जो होती हैं उसको विसर्ग कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, अब स्वर संधि आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ी, यानी स्वर का स्वर से मेल हुआ। व्यंजन संधि आपने पढ़ी कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हुआ। और अगर विसर्ग में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं क्लास में पहले भी करवा चुका हूं, उन्हीं को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 2 तरीके से आपने इसको देखना है। क्या? सबसे जो पहला भाग है उसको मैं क लिख रहा हूं, मतलब पहला है कि विसर्ग जमा में आपका अघोष ध्वनि, विसर्ग जमा में अघोष ध्वनि। अब ये अघोष होती क्या है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। और 2 ही बातें हैं पूरी विसर्ग संधि में, ख में आपको करवाऊंगा कि विसर्ग जमा में घोष ध्वनि, घोष या सघोष। एक बात तो आप सभी बच्चे इस तरीके से ध्यान रख ले कि जब भी आपसे अघोष और घोष के बारे में या सघोष के बारे में पूछा जाता है तो एक तरफ के याद कर लो, अघोष ध्वनि कौन कौन सी होती है। मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, आपके व्यंजन क्या हैं। आपके व्यंजन है ये है क ख ग घ और अंग। ऐसे ही आपका च छ ज झ य, ऐसे ही आपका ट ठ ड ढ और उसके बाद अण, उसके बाद है आपका त थ द ध और न, ऐसे ही आपका प फ ब भ म। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये जो बीच में मैं आपको एक खड़ी रेखा बीच में दे रहा हूं, इससे इधर वाले जितने भी हैं वो हैं आपके ये अघोष ध्वनियां। ध्यान दे लें, इधर वाले अघोष और इधर वाले जो हैं वो हैं घोष। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होता है वो, ठीक है। अब इसके बाद
इन अघोष में 3 वर्ण और जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं एक श और एक श। 3 श मतलब श और स, उसके बाद 10 ये हो गए आपके 13। इन 13 को छोड़ करके बाकी चाहे कुछ भी आओ, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो पंचम हो, चाहे यह हो, चाहे र ल व, मतलब है कोई भी वर्ण हो, चाहे वो आपका अनुस्वार हो, सारे के सारे घोष हैं भाई। दोबारा से अगर मैं आपसे पूछूं बता दोगे ना? अघोष कितने होते हैं? 13। 13 कौन से भाई? पहला दूसरा तो ये क ख च छ ट ठ त थ प फ 10 तो ये हो गए और 3 श होगी, बस बाकी सारे के सारे घोष हैं। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद मैंने बताया है कि विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आती है, यानी ये आते हैं 13, तो कुछ अलग नियम बनते हैं। और अगर किसी विसर्ग के बाद ये इधर वाले या जो भी है और स्वर या कोई भी आता है, तब नियम कुछ और है। 2 ही बातें हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, मैंने आपको उच्चारण स्थान याद करवाए थे, ठीक है। इस बात को क्लियर हो गया हो तो मैं इसको एक बार साफ कर दूं ऊपर को? इसको साफ कर दिया मैंने, लेकिन इसको मैं रख रहा हूं, ये ही समझाने का आपके लिए जरूरी है और ये आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपको क्या, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, बाद में जहां तक भी देखेंगे, सबको समझ में आएगा। बड़ी आसान सी बात है। मैंने एक दिन आपको उच्चारण स्थान याद करवाए थे, मैं उनको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और एक बार बता रहा हूं क्या था वो, एक बार थोड़ा सा समझ लें। देखो, पहली जो ये लाइन है ये कंठ की है, क ख घ घ ng, फिर है च छ झ झ य तालु की, फिर है ट ठ ढ ढ ण मूर्धा की, फिर है त थ ध ध न दंत की, फिर है प फ भ म ओष्ठ की। मतलब कंठ, दूसरी लाइन तालु की, फिर तीसरी लाइन मूर्धा की, चौथी लाइन दांत की और पंचवी लाइन ओष्ठ की। अंदर से बाहर की तरफ वायु आई, आपने पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 जगह उस हवा को रोका और जहां जहां आप लोगों ने उस हवा को रोका वहां वहां आपके उच्चारण स्थान बनते चले गए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या आती है? आपका आ गया म के बाद बोलो बोलो य। मतलब य को आपने क्या करना है? यहां से नहीं लेना है, ना ही यहां से लेना है। आपने इन चारों में से य र ल व, ये 4 होते हैं, वह को छोड़ दो, पहले 3 को ले लो। पहले 3 कौन कौन से हैं? य र ल, ठीक है ना। मतलब य को आपने यहां लेना है, र को यहां लेना है और ल को यहां लेना है। ले लोगे? मैं जो बात समझाने जा रहा हूं उनको तो आप एक बार समझ लें, मैं जो बात समझाने जा रहा हूं। उसके बाद 3 आती हैं श और एक आता है को भी ऐसे ही छोड़ दो। बाकी कितनी बच गई? श कितनी बच गई? कितनी बच गई? 3। तो तीनों में से कोई भी शय आप कंठ से नहीं बोल सकते और किसी शय में होठों की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो कंठ गया और नीचे वाला होठ गया, तो आपकी कितनी जगह बच गई? मतलब कितने आदमी थे? सरदार कितने आदमी थे? 3। इसका मतलब 3 जगह है और 3 ही आदमी हैं, मतलब 3 ही शय हैं और 3 ही जगह बच गई। एक का ये आ जाएगा शय, एक का ये आ जाएगा शय, एक का ये आ जाएगा शय। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपको, ये आपका किसी भी विसर्ग के बाद जब भी कोई अघोष ध्वनि आती है, बस यहीं से आपका पूरा नियम बन जाता है। ये बतानी मुझे जरूरी थी। कैसे? वो तो ये तो बात उससे जुड़ी हुई नहीं थी। अब समझ लो, ये है आपका विसर्ग और इस विसर्ग के बाद बेटा समझ ले, पहले ध्यान इधर सभी का। इस विसर्ग के बाद अगर च या छ आ जाती है तो इनके परिवार वाली शय बनेगी। मतलब ये विसर्ग हट जाएगा और इनके परिवार वाली शय बन जाएगी। बात क्लियर होगी? अगर इस विसर्ग के बाद ट या ठ आ जाए तो इनके परिवार वाली शय बनेगी, ये विसर्ग की जगह। और जब भी त या थ आ जाए तो इनके परिवार वाली शय बनेगी। पहले ये 3 बातें समझ लें आप। पहला नियम विसर्ग संधि का, कि विसर्ग के बाद जब भी अघोष ध्वनि आती हैं, और अघोष ध्वनि ये 10 हैं, 10 तो ये हैं और 3 शय हैं, ठीक है, 10 ये और 3 ये। तो मैं आपको यही बात अघोष ध्वनि में, यानी विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि, ये सिखाने जा रहा हूं। बस यही बात आपको याद रखनी है
कि अगर विसर्ग के बाद च छ आ जाए तो क्या बनेगा, ट ठ आ जाए तो क्या बनेगा, त थ आ जाए तो क्या बनेगा, क ख आ जाए तो क्या बनेगा, प फ आ जाए तो क्या बनेगा, और इस विसर्ग के बाद श स स आ जाए तो क्या बनेगा। एक बार मोटी मोटी सी बातें एक बार पहले ही बता रहा हूं, समझ लो एक बार। ये सारी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये वादा करता हूं हर बच्चे को 2 या 3 बार जब मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, विसर्ग के बाद जब भी आपकी च या छ आती है तो पता लग गया श बन गई। विसर्ग के बाद ट या ठ आ गई तो ये श बन गई, त या थ आ गई तो ये श बन गई। मतलब तीनों का आपको क्लियर हो गया। अगर इस विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी श आ जाती है तो वाय बनेगी, मतलब वही श बन जाएगी विसर्ग की, या फिर यूं का यूं छोड़ दो। ये आगे मैं एक एक नियम करके बताऊंगा आपको। ये पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और फिर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ। समझ में आ गई क्या बताया मैंने भाई? अगर च छ आ गई तो वो श, ट ठ आ गई तो ये श, त थ आ गई तो ये श, और अगर कौन सी भी श आ गई तो वही श। अब बच गया कितना, कितना बच गया? फिर बच गया कि अगर ये आते हैं या ये आते हैं तो क्या बनेगा। वहां पर 2 स्थितियां पैदा होती हैं। कितनी? 2। पहली स्थिति में अगर ये या ये आता है और उससे पहले अ है, ये बातें मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि आगे लिखूंगा मैं, एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा, फटाफट समझ में आ जाएंगी। अगर उससे पहले अ है तो फिर तो बनेगी स जो है आपकी स्लेट वाली, ठीक है। और अगर उससे आगे आ नहीं है, कोई ई है कोई ऊ है, फिर उसकी जगह बनेगी ये वाली श, ये कहीं नहीं बनेगी। अब दोबारा से देख लें, एक एक एग्जांपल अब मैं लिख रहा हूं और मेरा टॉपिक इसी में आधा पूरा हो जाएगा। मैं आधे की वीडियो पहले बनाऊंगा, घोष वाली बाद में बनाऊंगा। 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए मैं इसको एक बार, ये क्लियर हो गया। मतलब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं अभी हम, विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आ जाती है तो क्या बनेगा, और विसर्ग के बाद अगर अघोष आ जाती है तो क्या बनेगा। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूं भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मैं अघोष क्या बता रहा था आपको, अब समझ में आ गई। अघोष में क्या करना, यहां लिख रहा हूं पहला, दूसरा और पहली, ये श और ये श। मतलब ये जो टोटल है 13 वर्ण है। 1 2 का मतलब पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये अघोष ध्वनियां होती है। कभी भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्लियर है। अब आप देखिए भाई, इस विसर्ग का क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा अगर ये स्थिति बन जाती है तो ये एक एक नियम मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर ये लिख रहा हूं नी जमा में चल, या 6 लिख देता हूं इसी में। हालांकि मैं ये बात बताऊंगा कि यहां पर निही या निश आ जाता है तो किसको ठीक करना है, ये बाद की बातें हैं। निही जमा में छल, ठीक है, छ लगा दी। मान लिया मेरे जैसा कोई बैठा हो यहां, दूहु जमा में ट, या फिर निही जमा में ठुर, या फिर नमः जमा में ते, और या फिर मरुहु जमा में थल। अब आप एक बात देखिए, ये मैंने 6 एग्जाम्पल आप लोगों के लिखे हैं। मैंने कहा है कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आ जाती है, देखो यहां मैंने विसर्ग के बाद च लिखी है, यहां छ लिखी है, फिर आगे ट लिखी है, फिर ठ लिखी है, फिर त लिखी है, फिर थ लिखी है। तो नियम क्या बताया था कि जब भी अगर च या छ आ जाती है तो यू विसर्ग जाएगा और इनका टब्बर वाली शय बनेगी, यानी इनके परिवार वाली शय बनेगी। और इनके परिवार वाली शय कौन सी है बताओ? इस विसर्ग की जगह क्या बनाऊं, कौन सी? दव्वा वाली शय। वेरी गुड, निश्चल। तो ये आपका मतलब ये विसर्ग हटा, देखो जमा का निशान तो जाएगा ही, इस विसर्ग की जगह ये वाली शय बन जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा यहां क्या बनाऊं बताओ, बोलो क्या क्या लिखूं यहां? वेरी गुड, तो यहां छल लिख दूं 2। आगे बताइए, ये विसर्ग हटाना है मुझे,
कौन सी? इनके परिवार वाली, ये आ गई दुष्ट। ठीक है, अगर यहां बोलो ये निष्ठुर, समझ में आ गई? ये बोलो, बोलो क्या बनना चाहिए? इनके परिवार वाली सह बन जाएगी नमस्ते। और ये अगर थ है, ये बात आपको स्पष्ट होगी? एक बात तो आपको जमा क्लियर होगी। मतलब इसको मैं ले रहा हूं आपका सबसे पहला यहां पर पार्ट, और इसको मैंने बताया है कि यहां पर विसर्ग के बाद ये थी, यानी च या छ आई तब क्या बना? विसर्ग के बाद ट या ठ आई तो क्या बना? विसर्ग के बाद त या थ आई तो क्या बना? ठीक है, तो इसका मतलब इनकी जगह तो बनेगा ये वाली शय, और इनकी जगह बनेगा ये वाली शय, और इनकी जगह बनेगा ये वाली शय। हो गया पहला? अरे भाई पहली बात क्लियर होगी या नहीं? यस सर, ओके। अब आप इसका दूसरा भाग देखें। मैंने ये बताया था, मैं वो बात बाद में लूंगा कि ऊपर और नीचे का क्या तरीका है। यहां अगर ये क्लियर हो गया हो तो इसी का मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं दूसरा पार्ट। ठीक है, दो बातें यहां क्लियर कर दूं मैं। अगर ये विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो तो क्या बनेगा? अपने आप ही बता दोगे क्या बनेगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। सपोज करो कि मैंने यहां पर लिखना है, एक कोई भी एग्जांपल मैं लिख देता हूं इसमें, पूरा जमा में कार। आप अपने आप बता देना क्या बनेगा इसका। कौन सी सह बनेगी? स्लेट वाली को क्या कहते हैं? दंतस्य कहते हैं या वर्तस्य सह कहते हैं? क्लियर हो गया सभी को? या फिर आपका अ या आ जाता है। मान लिया मैं यहां लिखता हूं भाहा जमा में कर, बताओ क्या बनेगा? बना लोगे? क्लियर होगी? या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने लिखा वाचः जमा में पति, बोलो क्या बनेगा? तो पहली बात इसमें से, मैं इसको इसलिए साफ नहीं कर रहा हूं, बाद में लिखूंगा मैं इसको साफ करके। तो पहली बात मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहां एक बार विसर्ग के बाद, एक मिनट देखें, ये विसर्ग था और विसर्ग से पहले अ या आ है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहां पर क या प है, समझ लें, तो ये विसर्ग जो है इस से में चेंज हो जाएगा। होगी क्लियर? देखो विसर्ग और विसर्ग से पहले अ या आ, यहां पर देखो विसर्ग से पहले अ था, यहां पर विसर्ग से पहले आ था, विसर्ग से पहले अ था, लेकिन इधर क थी या प थी। क या प आने की स्थिति में आप उसका क्या करोगे? ठीक है, अब इसी का एक पार्ट और बना रहा हूं। ये मैंने एक बना दिया था, मैं इसको दूसरा पार्ट आप यहां मान करके चलें। अब यहां पर तीसरा पार्ट बना रहा हूं। देखो तीसरे में क्या कर रहा हूं, देखो यहां है विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग से पहले आपका कोई और वर्ण है, अ या आ नहीं है, उसमें ई हो सकता है, उसमें ऊ हो सकता है। मतलब अगर यहां पर ई या ऊ आ जाए विसर्ग से पहले और बाद में आपका क या प आ जाए, तो फिर ये जो विसर्ग है बेटा ये बदल जाएगा आपका इस शय में। कौन सी में? इस वाली शय में चेंज हो जाएगा। अब कैसे? इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? मैं बता देता हूं। मैं लिख रहा हूं आविही, ये विसर्ग और यहां कार है। वैसे देखो यहां विसर्ग के बाद कै या पै आया था,
कै ही आया तो आपने ये शय बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि इससे पहले अ या आ था। यहाँ विसर्ग से पहले ई या ऊ है, जैसे आविही, देख विसर्ग से पे ई है, तो यहां पर इस विसर्ग को हटाएंगे, कोई दूसरी शय बनाएंगे। कौन सी? उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। एक बार दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, कई बच्चों को काफी टाइम हो गया, मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले आती है तालव्य शय, जिसको आप दुआ वाली कहते हैं। फिर आती है मूर्धन्य शय, जिसको पेट पटी शय कहते हैं। और स्लेट वाली जो शय होती है उसको दंतय या वर्तस्य शय कहते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ लें। अब यहां पर आवि जमाहकार आविष्कार, मान लिया आप कहते हैं चतु, विसर्ग है, और मान लिया पद, तो अब आप बताइए इनका क्या बनना चाहिए। मैंने किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है। अब ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका हो जाता है। यहां पर मैंने पहला नियम लिखा, यहां पर मैंने दूसरा लिखा, यहां पर तीसरा लिखा, और अब चौथा और पांचवा 2 नियम और इसमें बचते हैं, वो और मैं लिखवा दूंगा आपको। पहले इसको कर दूं साहब। अब क्या चीज बच गई आपकी? अब आपकी बच जाती है, पहले नियम में स ये बनती है, दूसरे नियम में स ये बनती है। 2 चीजें आपकी क्लियर होगी। तीसरी बात जो आपकी बचती है कि अब हम उनके आगे तीनों शय लेकर के आएंगे। ठीक है, कर दूं साफ? मैं बेटा इसको साफ कर रहा हूं, देखो ये जो पार्ट था आपका, इसको साफ कर रहा हूं। अभी विसर्ग के बाद ये शय लेकर के आऊंगा मैं, और यहां से आपके सारे नियम करवा करके, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा। आज मैं शाम को ये वीडियो आपके पास भेज भी दूंगा। अब देखिए, बनाइए इसको, बोलो क्या लिखूं? पुरस्कार, ये वाली कै बनी है, स बनी है। यहां बोलिए ये भास्कर, ये वाली बन गई आपकी। यहां बताइए वाचस्पति, कौन सी वाली? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे विसर्ग से पहले ए या आ था, और यहां पर ई या ऊ था, जैसे इसका क्या बनेगा? आविष्कार। कौन सी शय लिखूं? ये वाली। और ये चतुष्पद, ये आपका चतुष्पद हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर तौर पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कौन सी रहेगी? कि देखो हमने क्या कर दिया कि विसर्ग के बाद चै लगा करके देख ली। अगर चै आई तो हमारा उन्हीं के परिवार वाली शय बनी। कौन सी? दुए वाली। टैठ आई तो उनके परिवार वाली बनी। तैथ आई तो उनके परिवार वाली बनी। और क्या बचा? क ख और प फ बचा। मतलब ऊपर और नीचे वाले आने की स्थिति में 2 स्थितियां बनी। अगर उनसे पहले आ आया तो स्लेट वाली शय बनी, अगर ई ऊ आया तो मूर्धन्य शय बनी। स्पष्ट हो गया? अब इसमें से भाई विसर्ग के बाद कोई अघोष ध्वनि आ जाती है, और तो सारी हमने कै ख वाली तो देख ली, वो बच गई 3। कौन कौन सी? तीनों शय। अगर तीनों शय में से आ जाती है, ये आपका पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा बना दिया, ये मैंने तीसरा बना दिया। इधर चौथा बना दूं? ये इसको मैं चौथा बना रहा हूं, ये दे। अब देखिए आपका चौथा जो पॉइंट है, उस चौथे के अंतर्गत मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि वही वाली शय रख रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर बनाया नी जमा में शुल्क, बताओ क्या बनना चाहिए? या मैं यूं कहूं यहां है दुह जमा में शासन, क्या बनना चाहिए बेटा? समझ में आ गई? अगर मैं कहता हूं कि नहीं, यहां तो मैं लिख रहा हूं दुह जमा में साहस, तो क्या चीज होनी चाहिए? मैं यहां लिख दूं भाई, ये क्या बनेगा? ये बेटा या तो इसको रखो यूं का यूं, ये यूं लिख करके निशुल्क। अगर आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे निशुल्क, बेटा फिर इसमें संधि नहीं होगी, समझ लें। क्योंकि संधि का मतलब होता है किसी न किसी वर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? बस जमा का निशान हटा और ये का ये लिख दिया, फिर तो इसको संधि नहीं कहेंगे। अगर संधि बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर यह शय आ रही है तो इसके आगे इस विसर्ग की जगह भी यही शय लिख दो। तो क्या करोगे? इसको
ये देखो नी आदि शय, फिर पूरी शय, निःशुल्क। तो कौन सा सही है? निःशुल्क। दोनों सही हैं, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। अगर दुशासन है बताओ इसमें, पहला तो दुशासन है, ये ले लिया हमने भाई, विसर्ग का विसर्ग ले लिया और शासन साथ में लिख दिया, और नीचे या फिर हम इसको ऐसे करेंगे दु, ये थी शय और ये हमने ये वाली शय लिख दी, दुशासन। कौन सा शय दुशासन ठीक है? दोनों ठीक है। अगर यहां देखो ये शय आ गई, या तो आप इसको लिखो दु विसर्ग साहस, या फिर इसको लिखो दुस्साहस, ये दुस्साहस हो गया। अब समझ में आ गई। तीसरी शय का कोई जो आपकी मूर्धन्य शय होती है ना पेटपटी, उसका कोई एग्जाम्पल है नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल आगे नहीं आया है। तो आप ये समझ लें। अब मैं इसके अलावा आपके सामने 5 एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, समझ लें। 5 एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, और वो 5 एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है, ये आप जब भी बड़े होंगे या कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे, आजकल जो एसटेट की या सीटेट की या जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें आते हैं वो 5 एग्जाम्पल, 5 या 6 एग्जाम्पल। उसमें क्या है बेटा, कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई नियम लागू नहीं होता। आइए मैं एक बार उनके बारे में भी एक बार बता देता हूं। वो हैं आपके 5 एग्जाम्पल, लिख लें ये। एक है पायह जमा में पान, नियमानुसार तो आपका ये नियम लगना चाहिए था, ये नियम लगना चाहिए था। देखो विसर्ग से पहले अ है तो क्या होना चाहिए था? पयस्पान बनना चाहिए था, सै स्लेट वाली बननी चाहिए थी, लेकिन ये एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये होगा आपका पयः पान। एक, इन 5 एग्जाम्पल को याद रख लें। दूसरा है अंतः, ये अंतः, और आगे हो गया करण, तो आप इसको लिखोगे अंतः न्यू का न्यू करण, कोई चेंज नहीं है, ये 5 यूं का यूं आते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका मन है जमा में कामना, तो आप आमतौर पे इसको क्या कहते हैं? उसकी मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन ये एज इट इज रहेगा, सही शब्द है मन है कामना, ठीक है। और चौथा जो एग्जाम्पल है वो है प्रातः जमा में काल, ये बनेगा प्रातः न्यू का न्यू और काल भी न्यू का न्यू, कोई चेंज नहीं, समझ में आ गई। या फिर एक और इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अधः जमा में पतन, तो ये बन गया आपका अधः पतन, एज इट इज। ये 5 एग्जाम्पल जो हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो मान लिया यूट्यूब पे डालूंगा कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब एस्टेट का पेपर दे रहे हैं, भाई उनके लिए मैंने ये 500 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन बच्चों के लिए तो इतना ही बहुत था जितना मैंने पहले करवा दिया था। तो पहली स्थिति एक बार दोबारा से मैं आपको नोट करवा रहा हूं, एक बार दोबारा से सारी बातें समझ लें आप। मैंने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया, देख लो। पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा ये था, तीसरा हिस्सा ये था, चौथा हिस्सा ये था और 5वां हिस्सा ये था। 5 हिस्सों में ये कह करके बांट दिया कि जब भी विसर्ग के बाद कोई अघोष ध्वनि आती है तो क्या क्या बनना चाहिए। और अघोष ध्वनि हमें पहले से पता होना चाहिए कि 13 अघोष ध्वनियाँ होती हैं, और वो 13 अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क ख च छ ट ठ त थ प फ। 10, एक श, एक श, एक स, 13 होगी। अब उसके बाद दोबारा से समझ लें, अगर विसर्ग के बाद जब भी च या छ आती है तो आप उसका दुआ वाली शय बनाओगे। अगर ट या ठ आती है तो मूर्धन्य शय बनाओगे पेट पटी, और अगर त या थ आती है
तो आप उसकी जगह स्लेट वाली सह बनाओगे। अब रह गए ऊपर वाले और नीचे वाले, मतलब ऊपर के कै ख बच गए और नीचे के पै फै बच गए। अगर क या ख आती है तब ऐसी स्थिति में क या प आती है, आप समझ लें अगर उनसे पहले ए आ है तो आप स्लेट वाली सह बना दोगे। आ नहीं है तो पेट पटी शह यानी मूर्धन्य शह बना दोगे। होगी सारी बातें क्लियर। तीनों शह में से कौन सी आ जो वाय शह बना देंगे या एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। और 5 एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल अलग करके लिखवा दिए आपको, वो 5 है, 5 ही में से ज़्यादातर सवाल आ रहा है, जिसमें पयःपान, अंतःकरण, अधःपतन, प्रातःकाल और मनः कामना मनोकामना नहीं होता। ये आपका एक पार्ट विसर्ग संधि का मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। और इसमें से ये सारी बातें आपने एक बार फटाफट लिख करके देखनी है। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अगला वीडियो अभी साथ के साथ आप लोगों के लिए बना दूंगा। फ़िलहाल आपने इसकी पूरी तैयारी करनी है और उन 5 एग्जाम्पल्स की तरफ विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसमें से जो भी बातें आपको ऐसा लगता है कि ये बातें हमें समझ में नहीं आई सर, ये बातें हमें दोबारा से बता दो, आप जो भी बातें मुझसे पूछोगे, इसमें 5 पार्ट मैंने करके आपको बताए हैं, 5 के 5 आपको याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।